खबरों से आगे में आज शाम इमिग्रेशन इस्लाहात और मुसलमानों के साथ इम्तियाजी रवैयों की शिकायत पर कांग्रेसमैन क्रिस वैन हॉलन की गुफ्तगू। अमेरिका में एक स्टूडेंट न्यूज़पेपर को किन चैलेंजेस का सामना होता है, और दूसरी जंग अजीम में जंगी कैदी बनने वाले एक अमरीकी की जिंदगी पर बनी फिल्म। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अमेरिका में 2012 के सदारती इंतखाबात की मुहिम में इमिग्रेशन एक अहम मौजू है, और ख़ास तौर पर गैर कानूनी तारकीन वतन के मुस्तकबिल के बारे में, जिनमें बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल हैं। क्रिस वैन हॉलन रियासत मैरीलैंड से रुकने कांग्रेस हैं, जहां पाकिस्तानी तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद आबाद है। गुज़िश्ता हफ्ते एक मुलाकात में उनसे मैंने अमेरिका में इमिग्रेशन इस्लाहात के मुतल्लिक बात की। Immigration, there are two issues, and they're distinct and different issues. इमिग्रेशन के मामले में दो बड़े मसले हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक तो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वाले तारकीन वतन का है, और मेरे ख्याल में हमें इसे रोकने के लिए इक़दाम करने होंगे, मगर साथ ही हमें ये यकीन दहानी भी करनी है कि वो लोग जो कानूनी तौर पर अमेरिका आए और फिर वापस नहीं गए। इसके अलावा ख़ानदानों के अफराद के एक दूसरे से मुलाकात और समंदर पार बसने वाले घर के अफराद का अमेरिका का विजिट दूसरा मसला है। मेरा ख्याल है कि हम सिक्योरिटी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये साबित करें कि हम कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों से यहाँ आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक की शिकायत सामने आती रहती हैं, और इनमें से अक्सर वाक़यात अमरीकी एयरपोर्ट्स पर पेश आते हैं। ऐसे वाक़यात और उनके सद्दबाब पर कांग्रेसमैन हॉलन ने कहा, Well, the United States was founded on a very simple and clear principle, which is that we अमेरिका एक बहुत सादा नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया था, और वो ये था कि हर किसी के साथ बराबरी का सलूक बरता जाए, और ये कि हम किसी के रंग और मज़हब की बुनियाद पर उससे इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नज़रियात का एहतराम करें, और हर अमरीकी शहरी, चाहे उसका मज़हब कुछ भी हो, उसका हक है कि उसे बराबरी के हकूक़ हासिल हों। Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi, and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. अमेरिका में मआशी बहरान ने जहां आम लोगों के लिए रोज़गार के मसाइल में इजाफा किया, वहीं बहुत से लोगों की अदम अदायगी के बायस अपने मकामात से बहुत से लोगों को मुआवजे की अदम अदायगी के बायस अपने मकानात से महरूम होना पड़ा। 2012 में अमरीकी मईशत की बहाली के कुछ आसार नज़र आए हैं, लेकिन माहिरीन के नज़दीक अपने घर का हुसूल एक बड़े मसले के तौर पर सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि वाशिंगटन में चंद निजी तंजीमें इस मसले से निमटने के लिए क्या इक़दामात उठा रही हैं। तफसीलात मदीहा अनवर से। पावला बच्चों की देखभाल से मुताल्लिक एक मुलाजमत से वाबस्ता हैं। अब तक वो अपनी वालदा के साथ रह रही थीं। हाल ही में उन्होंने अपना अपार्टमेंट लेने का सोचा, लेकिन उन्हें जल्द ही अंदाजा हुआ कि उनकी तनख्वाह में अपना घर खरीदना आसान नहीं। मैंने एक इश्तहार देखा जिसमें एक घर में 8 कमरे किराए के लिए खाली थे। हर कमरे का किराया $800 था। ये बहुत गलत है। वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये सिर्फ पावला का मसला नहीं, जो बहुत से दीगर अमरीकियों की तरह सालाना $25,000 ही कमा पाती हैं। कारा जुबली हाउसिंग नामी एक निजी इदारे से वाबस्ता हैं, जो वाशिंगटन में कम आमदनी वाले अफराद को घर फराहम करने के लिए कोशा है। अमेरिका में अगर आपके घर का किराया आपकी आमदनी का 30% है तो इसे मुनासिब ख्याल किया जाता है, लेकिन वाशिंगटन में ये शरह इससे कहीं ज्यादा है। प्रॉपर्टी से मुतालिक एक और निजी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में सालाना $25,000 आमदनी वाले अफराद को हाउसिंग पर अपनी तनख्वाह का 40% या इससे भी ज्यादा अदा करना पड़ता है। पावला ने जुबली हाउसिंग की मदद से एक अपार्टमेंट हासिल किया। प्रॉपर्टी से मुतालिक माहिरीन कहते हैं कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए मुनासिब रिहाइश का हुसूल सिर्फ वाशिंगटन का नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का मसला है।
शीला प्रॉपर्टी से मुतालिक एक तंजीम की सरबराह हैं। किरायों में इजाफा हो चुका है जबकि लोगों की आमदनी इस हिसाब से नहीं बढ़ी। पूरे अमेरिका में किराए बढ़ रहे हैं और गरीब लोग मजीद गरीब होते जा रहे हैं। शीला कहती हैं कि बहुत गरीब लोग सड़कों पर अपना बसेरा ढूंढते हैं जबकि बाकी अपने खानदान के साथ किसी छोटे से घर में रहने पर मजबूर होते हैं। पावला ने अपने घर की तलाश में शहर की बहुत सी जगहों की छानबीन की थी। जो जगह मुझे अच्छी लगी उनका किराया अदा करना मेरे लिए मुश्किल था और जो जगह कम किराए वाली थी वहाँ मैं रहना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। अमेरिका में हाउसिंग से मुतालिक तंजीमों का कहना है कि घरों की मॉर्गेज पर सूद की कम शरह इस बहरान से निमटने में मदद दे सकती है। इस तरह से सालाना 30 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं और अगर यही पैसा कम आमदनी वाले अफराद के लिए घर बनाने पर खर्च किया जाए तो अमेरिका में ये मसला हल करना मुमकिन हो सकेगा। पावला कहती हैं कि कम आमदनी वाले अमरीकियों के लिए कम वसाइल में अच्छी रिहाइश मुहैया होना अमरीका की तरजीह होनी चाहिए। वो खुश हैं कि एक निजी इदारे की मदद से वो कम पैसों में एक अच्छा घर ढूंढने में कामयाब हो सकें। जेफ स्वाइकॉट के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन आप हमारे साथ रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स के चैलेंजेस क्या हैं। एक 120 साल से कायम मिशिगन डेली यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के तालिब इल्मों का अखबार है। अमेरिका में कई स्टूडेंट अखबारात की तरह मिशिगन डेली एक आज़ाद अखबार है जिसे तालिब इल्म खुद चलाते हैं और यूनिवर्सिटी से फंडिंग नहीं लेते। मिशिगन डेली में काम करने वाले कहते हैं कि आज़ाद होने की वजह से वो तालिब इल्मों की आवाज़ों को सामने ला सकते हैं, लेकिन तालिब इल्मों के एक आज़ाद अखबार को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। रज़ा नकवी मिशिगन में मिशिगन डेली के दफ्तर गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कैंपस पर ये एक ऐसा दफ्तर है जहाँ कोई टीचर, प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी ओहदेदार नहीं नजर आएगा। ये मिशिगन डेली का दफ्तर है। स्टूडेंट्स खुद से इस अखबार को चलाते हैं। जेक स्मैलोविट्ज कॉलेज के तीसरे साल में हैं और मिशिगन डेली के एडिटर हैं। एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि कोई हमारे ऊपर नहीं है। हम वही छापते हैं जो हम सच और मोतबर समझते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम 50-20 साल नौजवान हैं जो एक न्यूज़ रूम में रात देर तक बैठे रहते हैं, तो कभी कभी मुश्किल भी होता है। 20-year-olds hanging out in a newsroom late at night. मिशिगन डेली की तारीख भी बहुत पुरानी है। इन दफातर में 8 पुलित्जर प्राइज़ जीतने वाले सहाफ़ी काम कर चुके हैं और एक अमरीकी सदारती उम्मीदवार टॉमस डूई भी। इसके अलावा ये अखबार 120 साल से चला आ रहा है और कई अहम तारीखी वाक़यात पर रिपोर्ट कर चुका है। मिशिगन डेली की एक और ख़ास बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में सहाफ़त और कम्युनिकेशंस का कोई प्रोग्राम नहीं है। जेक स्मैलोविट्ज खुद बिज़नेस पढ़ते हैं और बाकी स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ते हैं जिनका बाज़ औक़ात सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मिशिगन डेली के फ़ोटोग्राफ़र जेड मॉक का कहना है कि हालांकि यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लिखने का शौक़ है, स्टूडेंट्स अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक अखबार में काम करते हैं। कुछ लोग अखबार में काम करते हैं क्योंकि उन्हें फिल्म, म्यूजिक या खेल में दिलचस्पी है, तो वो उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं। कई लोग इंग्लिश या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वैसे ही लिखना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी बहुत हैं और यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट से मिशिगन डेली में स्टूडेंट्स आते हैं। मॉक का कहना है कि एक आज़ाद स्टूडेंट न्यूज़पेपर होने की वजह से मिशिगन डेली कभी कभी यूनिवर्सिटी से टक्कर भी लेता है और माजी में यूनिवर्सिटी ओहदेदारों के खिलाफ इदारिया भी छाप चुका है। एक दिन हमारे एक मजमून ने कैंपस पर सिगरेट पीने की पाबंदी के बारे में कहा कि ये पाबंदी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मैरी सू कोलमैन ने लगवाई है क्योंकि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती हैं और वो कंपनी सिगरेट छोड़ने की दवाएं बनाती है। जाहिर है यूनिवर्सिटी खुश नहीं थी और हमारे स्टाफ को यूनिवर्सिटी ओहदेदारों के साथ मिलना पड़ा और इस मामले पर बातचीत हुई। यूनिवर्सिटी से नामुंसलिक होने की दीगर मुश्किलात भी हैं। दीगर अखबारात की तरह मिशिगन डेली अपनी रकूम इश्तिहार के जरिए बनाता है। रिक रैडक्लिफ मिशिगन डेली के बिजनेस एडवाइजर हैं। हर बिजनेस की तरह हमें भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हम यूनिवर्सिटी से मदद नहीं मांग सकते, लेकिन मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स कभी ऐसा चाहेंगे भी नहीं। और एक एडिटर के लिए एक स्टूडेंट अखबार चलाना भी कोई आसान काम नहीं है।
سب سے بڑا مسئلہ ہے کلاسز. اسٹوڈنٹس کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسٹوڈنٹس اپنی سٹوریز ٹھیک 5 بجے نہیں دے سکتے. کسی عام اخبار میں ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کے علاوہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں صحافت کا کم تجربہ ہے. پڑھائی اور دیگر مصروفیات کے علاوہ مشیگن ڈیلی میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس خود سے ایک اخبار چلاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا اخبار اسٹوڈنٹس کی آوازوں کو بلند کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. رضا نقوی، اردو VOA، این آربر، مشیگن. رپورٹ ہم نے دیکھی. رضا یہ بتائیے کہ آزاد اخبار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بہت بنیادی لیول پہ بھی دیکھا جائے تو اسکولوں میں اور کالجز میں پیپرز یا ویکلیز تو ہوتے ہی ہیں. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا عاطف، اور یہ ایک بہت ہی ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے آزاد اخبار کا جو ہم مشیگن ڈیلی میں دیکھتے ہیں. آزاد اخبار، اور جیسے آپ نے کہا اکثر یونیورسٹیز پہ نیوز پیپرز ہوتے ہیں، لیکن مشیگن ڈیلی کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ وہ خود بیچتے ہیں. یونیورسٹی کی طرف سے ان کے پاس کوئی فنڈز نہیں آتے. اس کے علاوہ ایڈیٹوریل پالیسی جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے جس میں اسکول کا کوئی داخلہ ہے ہی نہیں. دے ڈونٹ انٹرفیئر ایٹ آل. ان کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، تو دس از اکثر جو اسکولز ہوتے ہیں امریکہ میں ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ماڈل ہوتا ہے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ فیکلٹی ایڈوائزرز ہوتے ہیں نیوز پیپرز پہ جو ڈے ٹو ڈے جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے وہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ جو فنڈنگ ہوتی ہے ایکچوئل نیوز پیپر کی، وہ فنڈنگ اکثر اسکول خود ہی دیتا ہے ان نیوز پیپرز کو. تو مشیگن ڈیلی کا ایک الگ سا ایک ماڈل ہے. لیکن یہ جو آزاد پیپرز ہوتے ہیں رضا، ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کو کون مینیج کرتا ہے؟ آصف بھائی، ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں ایکچولی جو کام کریں نیوز پیپر میں، وہ خود ہی اپنے مینیجنگ ایڈیٹرز، اپنے جو کولیگز ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں. تو ان کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ سب اسٹوڈنٹس ہی الیکٹ کرتے ہیں. اور بہت بریفلی بتائیے کہ ایڈیٹر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ ایڈیٹر بھی خود ہی جو اسٹوڈنٹ نیوز پیپر کی جو امپلائیز ہیں وہ خود ہی اس کو الیکٹ کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ ماڈل جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات چاہیں گے تو آپ ہمارے ویب پیج اور خصوصاً میرے ویب پیج پہ جا سکتے ہیں. فیس بک پیج میرا ہے raza.s.naqvi. فیس بک میرا پیج ہے، اس پہ آپ یہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس دیکھ سکتے ہیں. عاطف بھائی، دیٹس پریٹی مچ آل وی ہیو ٹو سے اباؤٹ دی مشیگن ڈیلی. تھینک یو ویری مچ رضا. اور جیسا کہ رضا نے بھی بتایا کہ آپ ان کے فیس بک پیج پر جا سکتے ہیں مزید جاننے کے لیے. اگلی رپورٹ کی جانب چلتے ہیں. موسم گرما میں گرمی ہی نہیں، ملیریا جیسی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایک نئی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا اور افریقہ کے کئی ملکوں میں دستیاب ملیریا کے علاج کی کئی دوائیں جعلی یا غیر معیاری ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں نہ صرف ملیریا کا پھیلاؤ روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ یہ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم اتنے سخت جان ہوتے جا رہے ہیں کہ ان پر بہت سی دوائیں اثر ہی نہیں کرتی. طبی ماہرین گزشتہ کئی برسوں سے ترقی پذیر ملکوں میں صارفین کو غیر معیاری یا جعلی ادویات کے خطروں سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نئی تحقیق کے مطابق جنوبی ایشیا اور افریقہ کے کئی ملکوں میں ملیریا کا علاج بھی ایسی دواؤں کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے. اس تحقیق سے منسلک صحت سے متعلق ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ کی ایک تحقیق دان گورویکا نیئر نے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے. یہ دوائیں کون بنا رہا ہے اور یہ کہاں بنائی جا رہی ہیں، اس بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مقامی دکانوں ہی نہیں بلکہ ہسپتالوں میں بھی عام دستیاب ہیں. نیئر کے مطابق ان کی تحقیق میں شامل بیشتر دوائیں بیکار تھیں، جعلی ڈبوں میں بند تھیں یا ان پر لیبل ہی غلط تھا. بعض اوقات یہ دوائیں کئی سال پرانی ہونے کے باوجود دکانوں میں رکھی ہوئی تھیں. ہمیں یہ جعلی دوائیں جنوبی ایشیا کے 7 ملکوں اور افریقہ کے 21 ملکوں میں ملی، لیکن مسئلہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. تقریباً 10 لاکھ افراد ہر سال ملیریا کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. ماہرین کے مطابق ملیریا جیسے امراض کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عالمی سطح پر ادویات کی پیداوار اور فروخت کی کڑی نگرانی بہت ضروری ہوگی. ادویات اور خوراک کی اشیاء کے معیار کی نگرانی کے ایک غیر منافع بخش امریکی ادارے یونائٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیئر کنونشن کے پیٹرک ٹوکلے. ہر ملک کا نگرانی کا اپنا نظام ہونا چاہیے. ایسے نظام کی غیر موجودگی میں کچھ بھی ممکن ہے. اس لیے نگرانی کا نظام مضبوط بنانا بہت ضروری ہے تاکہ دواؤں کے غیر قانونی کاروبار کو روکا جا سکے.
रकुले के मुताबिक गैर मेयारी अद्वियात मकामी कंपनियों के आला मेयार कायम ना रख पाने की वजह से ही आम नहीं, बल्कि इनके मुताबिक दवाएं बनाने वाली 5 कंपनियां मुनाफे को तरजीह भी देती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि गैर मेयारी दवाओं की मार्केट में मौजूदगी की वजह कोई भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि गैर मेयारी दवाओं की वजह से सेहत के लिए आलमी मुहिम्मात मुतासिर हो सकती हैं। I believe that this has really led to the prolongation. मैं समझता हूँ कि इसी वजह से तरक्की पजीर मुल्कों में अब तक मलेरिया, टीबी और एड्स जैसी बीमारियों को रोका नहीं जा सका, बल्कि शायद ये मसला रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। It seems to be growing every day. माहिरीन के मुताबिक गैर मेयारी अद्वियात बनाने वालों को कानून के तहत सजा होनी चाहिए, जबकि यूएसपी जैसे इदारों के मुताबिक मेयार की निगरानी के लिए बेहतर हिदायत के साथ साथ जाली या गैर मेयारी दवाओं की फौरी निशानदेही करने के लिए टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाना भी बहुत ज़रूरी होगा। विदुषी सिन्हा के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से भी मालूमात मौजूद हैं। टाइम फॉर अनदर शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक जंगी कैदी की डायरी पर बनने वाली फिल्म एवरी डेज हॉलिडे क्या है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में बहरे ओकियानूस में वाक़े एक छोटे से जजीरे पर खौफनाक लड़ाई हुई। अमरीकी मरीन सार्जेंट नॉर्मन हैच उस वक्त वहाँ मौजूद थे। बंदूक के बजाय उनके पास कैमरा था, और जो तस्वीरें उन्होंने बनाई उनकी वजह से अमेरिका में जंग के बारे में लोगों के ख्यालात बदलने में काफ़ी मदद मिली। नॉर्मन अब वाशिंगटन के मज़ाफ़ात में मुकीम हैं और उन्हें जंग के दिन अब भी याद हैं। तफसीलात नदीम याकूब से। सेकंड मरीन डिवीजन के साबिक फोटोग्राफर नॉर्मन हैच को तरावा की लड़ाई के वाक़यात नहीं भूले। टरावा की लड़ाई में कभी नहीं भूला। इस जंग में जापानियों के 4000 लोग हलाक हुए थे। 76 घंटों की लड़ाई में हमारे 1000 से ज़ायद फौजी हलाक और तकरीबन 2200 जख्मी हुए थे। 91 साला नॉर्मन को तकरीबन 70 साल बाद भी सब याद है। जब आप लड़ाई में जाते हैं तो आपका खून जोश मारता है और आप अपने काम में लग जाते हैं। मेरा काम तस्वीरें खींचना था। मुझे जैसे भी मुमकिन हो अच्छी तस्वीरें खींचनी थी। उनके पास 35 मिलीमीटर वाला मूवी कैमरा था और वो उसे लेकर फौजियों के साथ जजीरे पर उतरे। कैमरे के लेंस से देखते हुए और स्टोरी के खाके के बारे में सोचते हुए मुझे ऐसे लगता जैसे आप फिल्म देख रहे हों। तो एक लिहाज से मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से बेनियाज हूँ। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने साथियों को गोली लगते देखा तो भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। कई दफ़ा फौजी जो अगली सफ़ों में लड़ रहे होते मुझसे कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं कहता कि ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और असल में ये फिल्म देखकर उन्हें इस जंग के बारे में मालूम होगा। अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट को नॉर्मन की फिल्म की नुमाइश के लिए ख़ास इजाज़त देना पड़ी, क्योंकि इसमें ज़ख्मियों की दिल हिला देने वाली तस्वीरें थीं। हकीकत में तब तक किसी ने भी लड़ाई को इतने करीब से नहीं देखा था। टरावा पहली फिल्म थी जिसमें अवाम ने हकीकी जंग को देखा, और इसमें हमारे लोग भी थे और जापानी भी। नॉर्मन की फिल्म के कुछ हिस्से डॉक्यूमेंट्री फिल्म विद द मरीन्स एट टरावा में भी शामिल किए गए, जिसे 1944 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। अब एक नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म
अंटिल दे आर होम में भी उनकी बनाई हुई फुटेज को इस्तेमाल किया गया है। ये फिल्म टरावा जजीरे पर 70 साल पहले हलाक होने वाले मरीन्स के जिस्मानी अज़ा को तलाश करके मुल्क वापस लाने की कोशिशों के बारे में है। After the war, so many people would say to me, जंग के बाद बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आप सारे मैदान जंग में घूम रहे थे और तुम्हें गोली नहीं लगी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। आप इस उम्मीद पर खतरा मोल लेते हैं कि आप जीतेंगे। ये कुछ ऐसे ही है। जुनसो के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। दूसरी जंग अजीम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के लाखों फ़ौजी जंगी कैदी भी बनाए गए। कई फ़ौजी क़ैद के दौरान ढाए जाने वाले मज़ालिम की ताब न ला सके, लेकिन जो ज़िंदा बच गए उनके पास ऐसी कहानियाँ थीं जो किसी फ़िल्म से कम नहीं। ऐसे ही एक फ़ौजी की बेटी ने अब अपने वालिद की ज़िंदगी के बारे में एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई है जिसका नाम है एवरी डे इज़ अ हॉलीडे। इस फिल्म और इसके नाम के पीछे क्या कहानी है, बता रही हैं सारा जमान। British Malaya, Japan saw within its grasp a land rich in resources and poorly defended. दिसंबर 1941 में जापान ने बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार माले जज़ायर और सिंगापुर और अमेरिका की पर्ल हार्बर पर तकरीबन एक ही वक्त में हमला किया और यूं दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया। मलेशिया के एक नौजवान पॉल लूंग उस वक्त बरतानवी फौज के सिपाही थे। माले की जानिब से शिकस्त के ऐलान के बाद लूंग और उन जैसे हजारों जवानों को जंगी कैदी बनाकर जापान भेज दिया गया। पॉल लूंग बताते हैं कि एक जंगी कैदी के तौर पर जिंदगी बहुत तकलीफदेह थी। हर 5 में से एक फौजी तो कैद के पहले 1 साल में ही चल बसा। मेरे ख्याल में जापानियों को लगता था कि वो जंग जीत जाएंगे और अपने मजालिम के लिए किसी को जवाबदेह नहीं होंगे। पॉल कहते हैं कि कैदी सुबह से शाम तक सख्त मशक्कत करते थे और उन्हें रोज पीटा जाता था। कभी छड़ी से, कभी बंदूक के दस्ते से, वो किसी भी शय से मारते थे। अपनी कैद के दौरान लोंग ने डायरी लिखना शुरू की जो कई साल बाद उनकी बेटी ने ढूंढ निकाली। इसमें पॉल लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बच निकला तो जिंदगी का हर दिन छुट्टी की तरह मनाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि कोई आपको तंग नहीं कर रहा, आपको बंदूक के दस्ते से नहीं मार रहा, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, बस सुकून से जिंदगी गुजारें। मेरे नजदीक तो यही छुट्टी है। कैद से रिहाई पाने के बाद लोग 1947 में अमेरिका आ गए, लेकिन अमेरिकी शहरियत हासिल करने का सफर आसान न था। उन्होंने अमेरिकी फौज में ये सोचकर मुलाजमत इख्तियार कर ली कि इससे उन्हें अमेरिकी शहरियत मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले उन्हें कोरिया की जंग में लड़ना पड़ा। 1956 में वो बिलाखिर अमेरिकी शहरी बन गए। इन 9 सालों के दौरान बहुत सी मुश्किलात के बावजूद लोंग ने हिम्मत नहीं हारी। मुझे बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पहुँचा, शहरी बना, मेरा प्यारा सा खानदान है। आपको और क्या चाहिए? करोड़ डॉलर्स? मौत के वक्त तो आप एक पाई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों को मिलने वाली मराद की मदद से लोंग ने मेडिकल की तालीम हासिल की और फिर फौजियों के एक अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करने लगे। उनकी बेटी कहती है कि हमें साबिक फौजियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपके इर्द गिर्द अगर किसी ने कभी जंग में हिस्सा लिया है तो उनसे उनके तजुर्बात के बारे में जरूर पूछें। बहुत से फौजी इराक और अफगानिस्तान से वापस आ रहे हैं। उनके लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन लोगों से आप क्या कुछ सीख सकते हैं। तेरेसा बताती हैं कि हर इंसान की तरह उनके वालिद का भी कभी कभी दिन अच्छा नहीं गुजरता, लेकिन वो अपनी उस सोच पर अब भी कायम हैं कि हर दिन ऐसे बिताया जाए जैसे छुट्टी का दिन। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा पाक अमरीका ताल्लुकात और हालात हाज़रा पर तफसीली रिपोर्ट्स और तज्ज़िये पढ़ने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का यूज़र नेम है मोहम्मद आतिफ VOA। इस पेज पर आकर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।